नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान ने हिंदी दिवस समारोह 2024 का आयोजन किया। हिंदी दिवस समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी और इस बात पर जोर डाला कि हिंदी राष्ट्र की संस्कृति, भावनाओं, आकांक्षाओं और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया, किसी देश की भाषा उसकी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ाव बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। हमारी सरकार द्वारा भाषाओं और परंपराओं के प्रति समर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के तहत जो हमारे उत्कृष्ट साहित्यकार हैं उन सभी को सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर मुझे ये भी बताया गया है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत 17 हमारे साहित्यकारों को अनुदान प्रदान किया गया है। यह हमारे लेखकों के लिए भी एक प्रेरणा है जो निश्चित रूप से साहित्यिक परिदृश्य को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, आज जब हम वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बना रहे हैं, आज दुनिया के अंदर भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, एक कालखंड वह भी था जब हमारे देश की बात बोली जाती थी, लेकिन दुनिया के मंचों पर, वैश्विक मंचों पर उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। आज का समय बदल गया है। आज दुनिया की दृष्टि हमारे देश को या हमको देखने की बदल गई है। अब दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या बोलने वाला है, भारत का रुख क्या होने वाला है। तो ऐसे समय में हिंदी का प्रचार प्रसार भी और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी नई पीढ़ी को हिंदी के प्रति जागरूक करना, इसका प्रयोग बढ़ाना और इसे तकनीकी युग में सशक्त रूप से स्थापित करना, यह हम सबका कर्तव्य भी है, हम सबका दायित्व भी है कि हम इसको और सशक्त तरीके से अपने आसपास, अपने आने वाली पीढ़ी को भली भांति उनको जो है सौंपते जाएं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हिंदी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से आप सबने देखा होगा, दुनिया के अंदर सबसे लंबा एपिसोड जो उनका मन की बात का कार्यक्रम है, उसके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का उपयोग करने से हिंदी को एक वैश्विक पहचान मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या में भी अब तेजी से वृद्धि हो रही है। मुझे गर्व है कि मैं भी उस संगठन का हिस्सा हूं जहां हिंदी को हमेशा राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण देने का श्रेय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने हिंदी को आत्मसात किया और हमेशा उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए हिंदी को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि बड़े मंचों पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि पहले के समय में काफी नुकसान हिंदी का हुआ, उसकी भरपाई आज पूरी शक्ति से की जा रही है। पुराने समय में जो न्यूनता रही उसको विस्तार देने का काम हो या उसमें अधिकता लाने का काम हो, लगातार हो रहा है। हम अपनी भाषा और मातृभाषा पर गर्व करते हैं। इसे विकसित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी हमारे खजानदास जी ने भी कहा और सुबोध भाई भी लगातार इसके लिए प्रयास करते हैं और मुझे समय समय पर जब भी कहते हैं तो मेरा भी हमेशा प्रयास रहता है कि हिंदी का उत्थान हो, हिंदी का संवर्धन हो, हिंदी का विकास हो। उसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय करना पड़े तो हम थोड़ा सा भी नहीं हिचकते हैं, थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटते हैं। और अनेक मंचों पर आज शिक्षा जगत में भी एक
सरकारी मंचों पर भी एक अभूतपूर्व स्थान आज दिया जा रहा है। अभी मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, ऐसे जटिल विषयों की पढ़ाई हिंदी में हो रही है, जो कुछ समय पहले तक केवल एक कल्पना थी। हिंदी का जो गौरव है उसको कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी हिंदी को एक नए मुकाम तक ले जाएगी, एक नई ऊंचाइयां प्रदान होगी। भाइयों बहनों, आज हिंदी दिवस पर हम सबको यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करें, इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, इसे विश्व के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने में अपना योगदान दें। हिंदी 21वीं सदी की सशक्त भाषाओं में से एक बनाने का दायित्व हम सबका है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मौजूदा जरूरत के हिसाब से भू कानून में नए सिरे से बदलाव की वकालत की है। उन्होंने कहा कि राज्य में चकबंदी से पहले पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्ती का कार्य शुरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भू कानून और भूमि बंदोबस्ती को लेकर जो भी सुझाव मिल रहे हैं उस पर सरकार मंथन कर रही है और राज्य हित के लिए जरूरी फैसले लिए जाएंगे। तो उत्तराखंड में लंबे समय से उत्तराखंड के जो स्थानीय निवासी हैं वो सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं। हालांकि भू कानून को लेकर उत्तराखंड में राजनीति भी होती रहती है। वहीं इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने भू कानून के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की और उन्होंने इस चीज की जरूरत बताई कि भू कानून से पहले उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्ती की जरूरत है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मौजूदा जरूरत के हिसाब से भू कानून में नए सिरे से बदलाव की वकालत की है। उन्होंने कहा कि राज्य में चकबंदी से पहले पर्वतीय क्षेत्रों में भू बंदोबस्ती का कार्य शुरू होना चाहिए। अभी जो भी उत्तराखंड राज्य के लिए जरूरी है, चाहे बंदोबस्त हो या भूमि कानून हो, सभी पर विचार कर रहे हैं सभी। तो उत्तराखंड में जो स्थानीय निवासी है वो लंबे समय से सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं। समय समय पर भू कानून को लेकर मांग उठती रहती है। हालांकि अब भू कानून को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात भी की और यह भी कहा कि मौजूदा समय के हिसाब से भू कानून से पहले उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्ती की जरूरत है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, लंबे समय से उत्तराखंड में समय समय पर जो स्थानीय निवासी है वो सशक्त भू कानून की मांग करते रहते हैं और इस चीज को लेकर राजनीति भी होती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से संबंध में बात की और इस चीज को मौजूदा वक्त की जरूरत बताया कि भू कानून से पहले भूमि बंदोबस्ती की अभी जरूरत है। देखिए, उत्तराखंड राज्य जितनी भौगोलिक विषमताओं वाला राज्य है उसके लिए यहाँ पर जो भूमि बंदोबस्त है उसकी आवश्यकता बहुत जरूरी यहाँ पर महसूस होने लगी है। राज्य में कई सामाजिक संगठन या राजनीतिक दलों की तरफ से भी सशक्त भू कानून लागू करने की मांग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन ये सशक्त भू कानून तभी लागू हो पाएगा या तभी प्रभावी रूप से काम यहाँ पर कर पाएगा जब भूमि बंदोबस्त यहाँ पर हो चुका होगा। आपको बता दें कि 1962 से लेकर अभी तक उत्तराखंड राज्य में भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया। यानी जो अंतिम बार जो भूमि बंदोबस्त का जो काम हुआ था वो आज़ादी के बाद 1962 में हुआ था और तब से लेकर अब तक राज्य में भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया है। इसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि जो सबसे बड़ा नुकसान वो पहाड़ के छोटे छोटे किसानों को यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो उनकी जो जोत है यानी जो कृषि योग्य जो उनकी भूमि है वो अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जगहों पर रहती है। ऐसे में ना तो उनकी चकबंदी वहां पर हो पा रही है, ना ही भू कानून उनके लिए प्रभावी रूप से वहां पर लागू हो पाएगा।
इसीलिए भूमि बंदोबस्त की बात यहाँ पर की जा रही है। और जो राजनीति के जो जानकार हैं, जो उत्तराखंड को जानते हैं, जिन्होंने उत्तराखंड की नब्ज को परखा है, वो अब इस बात की और बात करने लगे हैं। राज्य सरकार को भी सुझाव दे रहे हैं कि राज्य में भू कानून से पहले भूमि बंदोबस्त हालांकि अभय भगत सिंह कोश्यारी ने अपने कार्यकाल के दौरान कोशिश जरूर करी थी भूमि बंदोबस्त कराने की, लेकिन हो नहीं पाया था। अब क्योंकि फिर से उन्होंने इस चीज पर जोर दिया है, क्या माना जाए? जैसा आपने भी कहा कि आजादी के बाद से उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है, अब क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने इस बात पर जोर दिया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत की है, तो आने वाले समय में ऐसा संभव? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि सरकार राज्य हित के लिए कितना प्रयास यहाँ पर करना चाहती है। क्योंकि उत्तराखंड राज्य की जो भौगोलिक परिदृश्य है, जो भौगोलिक संरचना है यहाँ पर है, उसके लिए जरूरी है कि राज्य में सशक्त भू कानून से पहले भूमि बंदोबस्त यहाँ पर किया जाए। क्योंकि जब किसान की भूमि एक जोत पर होगी, एक साथ होगी, तो वो अपनी भूमि पर अच्छी फसल उपजा सकता है, अच्छी फसल वहाँ पर पनपा सकता है। दूसरा, अपनी भूमि की रक्षा वो स्वयं वहाँ पर कर सकता है। ऐसे में जो राज्य सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं का लाभ वो अपनी भूमि पर भी उठा सकता है। क्योंकि चाहे वो कृषि से जुड़ी योजना हो या उद्यान से जुड़ी योजना हो, या फिर आपात स्थिति में भूमि को हुए नुकसान को या फसलों को हुए नुकसान की वजह हो, उन सब चीजों का लाभ उसको वहां पर मिल सकता है। क्योंकि ये चीजें तभी यहाँ पर हो पाएंगी जब भूमि। इसीलिए मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने इस बात हालांकि उत्तराखंड में कभी कांग्रेस की सरकार आई, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन सभी सरकारें भूमि बंदोबस्त कराने से बचती हुई नजर आई। अब क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने इस बात पर एक बार फिर से जोर दिया है, तो और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात को दोहराया है कि जो भी राज्य हित के लिए जरूरी होगा वो कदम और वो फैसले धामी सरकार जरूर उठाएगी। तो क्या माना जाए, इस कड़ी में कुछ आगे कदम पुष्कर सिंह धामी सरकार आगे ले सकती है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद इस समय बढ़ रहा है, जो उनकी कार्य कुशलता यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें उनके कई ऐतिहासिक निर्णय राज्य के लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, उसी को देखते हुए कह सकते हैं कि चाहे भूमि बंदोबस्त का निर्णय हो या सशक्त भू कानून की मांग हो, उस पर मुख्यमंत्री की तरफ से जल्द निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। जो विशेषज्ञों की जो राय यहाँ पर आ रही है, जो सुझाव आ रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि उन सभी का मंथन यहाँ पर किया जा रहा है, उन सभी पर विचार विमर्श किया जा रहा है, और जो राज्य हित के लिए जरूरी होगा उसको लागू करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इससे पहले जो भी निर्णय मुख्यमंत्री के यहाँ पर रहे हो, वो बड़े फायदेमंद यहाँ पर कहे जा सकते हैं। इसीलिए अब ये मांग यहाँ पर समझी जा सकती है कि धामी सरकार इस विषय पर अंतिम निर्णय जरूर यहाँ पर लेगी। जी अब है, क्योंकि जब से उत्तराखंड राज्य जो है यूपी से अलग हुआ, लंबे समय से भूमि बंदोबस्त नहीं कराया गया। अब अगर ये कराया जाता है, इस कदम इसको देखते हुए धामी सरकार अगर कोई कदम लेती है, तो कितना समय इसमें लगेगा? क्या कुछ इससे बदलाव देखने को मिलेंगे? और क्या माना जाए फिर अगला कदम भू कानून की ओर? क्या बिल्कुल, आप ये समझ सकते हैं कि अब जो उत्तराखंड राज्य पृथक राज्य और युवा राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि राज्य के भीतर भूमि बंदोबस्त यहाँ पर किया जाए। क्योंकि 1962 के बाद से ना तो उत्तराखंड या जब ये पृथक राज्य नहीं बन पाया था, उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा था, तब भी यहाँ पर भूमि बंदोबस्त का काम नहीं हो पाया था। ये जरूरी था कि जब राज्य गठन यहाँ पर हुआ था, पृथक राज्य बनने के बाद, तो उस समय ये सब चीजें यहाँ पर होनी चाहिए थी। सरकारों को उस दिशा में काम यहाँ पर करना चाहिए था। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने अपने तत्कालीन समय में इन चीजों का प्रयास जरूर यहाँ पर किया था। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चकबंदी को लेकर यहाँ पर प्रयास करने का कोशिश यहाँ पर जरूर करी थी। उसके लिए बाकायदा कमेटियों का गठन भी यहाँ पर बिल्कुल, यानी समय समय पर चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, भूमि बंदोबस्त की बात जरूर आई है, लेकिन कुछ कड़ा कदम उठाया नहीं गया, सरकारें बचती हुई नजर आई। हालांकि अब जब पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया है, उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी या धामी सरकार क्या कुछ कदम उठाते हैं, वो वक्त बताएगा। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बढ़ती हुई लोकप्रियता की और किस तरह से उन्हें बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी केंद्रीय संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को दोनों राज्यों में कई चुनावी सभाओं और रोड शो का जिम्मा दिया गया है। अब बात उत्तराखंड के मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश ने पूरे राज्य का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक भारी तबाही देखने को मिल रही है। इस भीषण बारिश ने सड़कों और परिवहन व्यवस्था को भी गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। बारिश के कारण राज्य भर में 324 रास्ते फिलहाल बंद हो गए हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। कई इलाकों में भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने से स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। प्रशासन रास्तों को खोलने और राहत कार्यों में जुटा हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बारिश हो रही है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह से भारी बारिश के बाद भूस्खलन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भूस्खलन होने की वजह से कई सारे सड़क मार्ग बंद हैं। वहीं एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी नाले उफान पर है। कई सारे मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात है। वहीं दूसरी तरफ अगर पहाड़ों की बात करें तो भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन होने की वजह से कई सारे जो रास्ते हैं वो फिलहाल बंद है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद प्रदेश भर में 357 सड़कें बंद है। तो वहीं कुमाऊं में अत्यधिक बारिश होने की वजह से एसडीआरएफ की टुकड़ियों को ऋषिकेश से टनकपुर की ओर डिप्लॉय कर दिया गया है, जबकि दूसरी टीम को भी बैकअप पर रखा गया है। जी हाँ, जैसे आज जो है टनकपुर और उस आसपास के क्षेत्र में जो है रेड अलर्ट था, तो वहाँ पे जिला प्रशासन और पुलिस ने जो है एसडीआरएफ की एक अतिरिक्त टुकड़ी की डिमांड की थी, जो हमने ढालवाला हमारी फ्लड रिलीफ टीम है, वहाँ से एक टीम हमने रवाना कर दी है। और आसपास की भी जो व्यवस्थापन था वहाँ से भी हमने अतिरिक्त टीम जो है वहाँ की ओर रवाना कर दी गई है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में भी आज हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कुमाऊं हल्द्वानी के कुछ जिलों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासकर नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, हल्द्वानी, बागेश्वर में आज भी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने आदेश जारी कर आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान किया है। तेज बारिश और बादल फटने से पिथौरागढ़ में आपदा का मंजर कायम है। एक हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और मलबे में फंसे शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मलबे के लगातार गिरने और बारिश के कारण रेस्क्यू कार्य में मुश्किलें आई हैं, लेकिन बचाव अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सका। घटना के समय घर में कई और लोग मौजूद थे जो सकुशल फिलहाल सुरक्षित है। हालांकि मकान के पास बंधी 2 गायें और 2 बछड़े इस आपदा का शिकार हो गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से आप तक पहुंचाते हैं, जहां हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में जा गिरी। सूचना मिलते ही बहादुराबाद चौकी इंचार्ज प्रदीप राठौर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और कार में सवार दोनों लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक देर रात तेज बारिश के बीच एक कार बहादुराबाद से ज्वालापुर की तरफ जा रही थी। कार में जूस
कंट्री निवासी 2 लोग सवार थे। जैसे ही ये कार कावड़ पटरी पर पहुंची तभी कार चालक अचानक नियंत्रण खो बैठा और सीधे कार गंग नहर में जा गिरी। राहगीरों द्वारा तुरंत हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही बहादुराबाद चौकी इंचार्ज प्रदीप राठौर तुरंत पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। भारी बारिश में कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार दोनों लोगों को गंग नहर के गहरे पानी से बीच से बाहर निकाला जा सका। इस दौरान प्रदीप राठौर ने बताया कि कार सवार दोनों लोग फिलहाल सुरक्षित है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कार गंग नहर में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था, हालांकि तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों लोगों को रेस्क्यू किया गया। हल्द्वानी में गौला नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद प्रशासन ने गौला पुल में आवाजाही बंद कर दी है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने गौला पुल का निरीक्षण करते हुए NHAI के अधिकारियों को सुरक्षा की दृष्टि से पुल में यातायात पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि काठगोदाम गौला पुल यात्रियों के लिए खोला गया है, जबकि हल्द्वानी को गौलापार और खटीमा टनकपुर से जोड़ने वाला यह गौला पुल खतरे की दृष्टि से फिलहाल बंद किया गया है। आज सुबह से ही गौला नदी में 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी के तेज बहाव से गौला पुल के पिलरों को खतरा है। इसी के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों और प्रशासन ने इस नदी का जलस्तर कम होने तक फिलहाल के लिए गौला पुल को बंद कर दिया है। चंपावत में लगातार बारिश के चलते टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्वाला के पास पहाड़ी से मलबा आने से बंद हो गया है। बहाली का काम लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं चंपावत से, तस्वीरें जहां बारिश के बाद भारी भूस्खलन हुआ। इस वजह से टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्वाला के पास पहाड़ी से मलबा आने की वजह से फिलहाल बंद हो गया है। वहीं प्रशासन की टीम और जेसीबी मौके पर मौजूद है और रास्ता खोलने की कोशिश जारी है। वहीं देहरादून के डीएम सविन बंसल ने बीते दिन नगर निगम में सफाई व्यवस्था की समीक्षा की थी, जिसके बाद कई खामियां मिलने पर उन्होंने नगर निगम को डोर टू डोर कूड़ा उठाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। साथ ही लापरवाही बरतने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद अब नगर निगम भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि डीएम के निर्देश पर कूड़ा उठाने की व्यवस्था सही की जा रही है। जो लोग निर्धारित स्थान पर कूड़ा नहीं डाल रहे हैं या इधर उधर कूड़ा फेंक रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही लापरवाही बरतने पर कूड़ा उठाने वाली कंपनी के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में नगर निगम द्वारा लगातार कूड़े पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त या निर्धारित गाड़ियों के अतिरिक्त सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर उन पर लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कंपनी है उनके द्वारा जो अनियमितता बरती जा रही है, कूड़ा समय से न उठाना, कुछ पॉइंट्स को छोड़ देना अथवा गाड़ी का पर्याप्त संचालन ना होना, तो उन पर भी लगातार जुर्माने की और अन्य कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में पिरान कलियर दरगाह पर उर्स का आयोजन होता है, जिसमें देश भर के तमाम लोग हिस्सा लेने आते हैं। पिछली बार उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पाकिस्तान से आए इन 107 जायरीनों का स्वागत करते हुए उनको श्रीमद् भागवत गीता, गंगाजली रुद्राक्ष की माला और भगवा शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया था। इस बार मुस्लिम समुदाय के सूफी रसिद का कहना है कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आए जायरीनों को गंगा जल ना देकर उनको कुरान और पिरान कलियर की चादर देकर ही उनका स्वागत करना चाहिए। ये मुस्लिम परंपरा के खिलाफ है।
तो उनका मान सम्मान हमें बरकरार रखना चाहिए। गीता नहीं देनी चाहिए, उनको गंगा जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम परंपरा के हिसाब से ये हमारा नहीं बनता है। हम उनको कुरान गिफ्ट करें, खजूरें गिफ्ट करें, साबिर पाक की चादरें गिफ्ट करें, ऐसा कोई तबल्लुक दें जो वो लोग लेकर अपने घर में सरकार साबिर पाक का, नबीयीन, सिद्दीकीन, शहीदान करबला और औलिया अल्लाह का फैजान लेकर अपने मुल्क वापस जाए। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।